स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, वेलकम टू SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज। बेटा, आज की इस क्लास में हम अपनी पूरक बुक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो पूरक बुक है उसका नाम है वितान भाग 2। और वितान भाग 2 जो हमारी बुक है उसका जो पहला पाठ है वो आज हम पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग एक बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी की रचना किसने की है? मनोहर श्याम जोशी ने की है। लेखक मनोहर श्याम जोशी इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर बताना चाहते हैं कि किस प्रकार जो पीढ़ियों का अंतराल है वो बढ़ता जा रहा है। इस पाठ में उन्होंने पीढ़ी के अंतराल को भली भांति चित्रण पीढ़ियों के अंतराल का किया है। इस पाठ के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आधुनिक जो विचारधारा है वो आजकल के बच्चे अपनाते हैं, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं वो अपने परंपरागत मूल्यों को अपनाए रखना चाहते हैं। यह इस पाठ के नायक के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। पाठ का नायक यशोधर बाबू एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, एक सरकारी दफ्तर में वो नौकरी करते हैं। वो समय के भी पाबंद हैं और अपने उसूलों के पक्के इंसान हैं, लेकिन उनके बच्चे और परिवार वाले और यहाँ तक कि दफ्तर में जो उनके जूनियर कर्मचारी हैं वो भी उनके की इस वसूल पसंद ज़िंदगी से बहुत दुखी हैं। ये उनके वसूल उनके लिए क्या बन चुके हैं? सिरदर्द बन चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार से आधुनिक पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में जो विचार हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं। यशोधर बाबू हैं वो इस पाठ में अपने परंपरागत मूल्य को, अपनी संस्कृति को, अपने जीवन के आदर्शों को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन इन मूल्यों को अपनाने के लिए उनका कोई भी साथ नहीं देता है। सब उनको गलत समझते हैं, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनका साथ नहीं देती है, वो भी अपने बच्चों का ही साथ दे देती है। इस पाठ में दर्शाया गया है कि समय के अकॉर्डिंग यशोधर बाबू की पत्नी ने तो अपने बच्चों की खुशी को ही अपनी खुशी मानकर अपने आप को बदल लिया है, वह समय के अनुसार बदल गई है, लेकिन यशोधर बाबू अपने उसूलों पर डटे हुए हैं जो उन्हें एकदम अकेला कर देते हैं। इस पाठ में दो जुमलों का प्रयोग हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जुमले हैं, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर। इन दोनों ही जुमलों का प्रयोग हर बात पर यशोधर बाबू करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो जुमले हैं ये बहुत प्रभावशाली हैं। ये जुमले ये बात दर्शाते हैं और ये जुमले लेखक ने उन्हीं के द्वारा कहलवाए हैं। किसके द्वारा? जो कथानायक हैं। कथानायक कौन है? यशोधर बाबू। और नायक यहाँ पर अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो बहुत हैं, लेकिन वह इसके खुशी के साथ साथ यह भी अनुभव करते हैं कि खुशहाली कैसे भी हो, हमें अपने जो परंपरागत विचार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे जीवन मूल्य हैं, उनको खोना नहीं चाहिए। जो अपने में परायापन का भाव पैदा कर दे, ऐसी खुशी में से वो खुश नहीं हैं। कहानी के प्रारंभ में यशोधर बाबू दफ्तर की घड़ी में 5:30 के अनुसार काम कर रहे हैं। वो अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वो दफ्तर की घड़ी को सुस्त मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि दफ्तर की जो घड़ी है उसमें 5:25 का अभी टाइम हुआ है, लेकिन उनकी घड़ी में 5:30 हो चुके हैं। वापसी के समय वो किसनदा की उस परंपरा का पालन करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का फुल्का मजाक किया जाता है, यानी अपने जो जूनियर कर्मचारी हैं उनके साथ वो मजाक करते हैं हल्का फुल्का। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्ढा ने प्रोफेसर बाबू से थोड़ी बदतमीजी भी पाठ के शुरू में की है। उनका यह व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। वो यशोधर बाबू की घड़ी को चूहेदानी कहकर पुकारते हैं और इस प्रकार से वो उनका मजाक उड़ाते हैं। यशोधर बाबू के जीवन में किसनदा की छाप है, उनको इस धृष्टता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे उन्हें किसनदा को ही अपना गुरु मानते हैं। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय दे देते थे। इस प्रकार उन्होंने लेखक की भी बहुत मदद की थी और उनकी जो कठिनाई का समय था उसमें सदैव साथ दिया था। अतः यशोधर बाबू उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। यशोधर बाबू ने
रोज बिड़ला मंदिर जाने और उनके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने का उनकी जो परंपरा है, जो रीति है, वो बनाई हुई थी। क्योंकि यह रीति किसने शुरू की थी? किसनदा ने शुरू की थी। पिछले कई वर्षों से उनकी पत्नी से व बच्चों से वो हर छोटी छोटी बात पर मतभेद हो जाता था उनका। क्यों हो जाता था मतभेद? क्योंकि उनमें आपसी विचारों का जो टकराहट है वो होती रहती थी। विचारों की जो टकराहट है वो उनमें हल्की फुल्की नोक झोंक करती रहती थी। उन्हें जब भी कोई बात बुरी लगती तो वे समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप हो जाते। यशोधर बाबू का बड़ा बेटा एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपये की नौकरी कर रहा था। उनके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम भूषण है, जो विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और वह अपनी पढ़ाई वहाँ पर पूरी कर रहा है। इस प्रकार जो यशोधर बाबू हैं, उनकी एक पुत्री भी है, एक बेटी भी है। वह भी अमेरिका जाना चाहती है अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए। दुनियादारी के मामले में उनकी पत्नी और बच्चे ज़्यादा सुलझे हुए लगते हैं। वहीं पर यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति लग रहे हैं। वे किसनदा के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। वे किसनदा की तरह ही अपने जीवन में जो परंपरागत विचार हैं उन्हें अपनाना चाहते हैं। लेकिन इस काम में न ही तो दफ्तर के कर्मचारी और न ही उनके परिवार के सदस्य उनका साथ दे पाते हैं। इस प्रकार इस पाठ में आगे बताया गया है कि उनके घर पर उनके शादी की 25वीं सालगिरह की तैयारी हो रही है और उनके जो बेटे हैं वो बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पर पार्टी दे रहे हैं। लेकिन यह सब यशोधर बाबू को पसंद नहीं आता है। इस सब को फिजूल खर्ची मानते हैं। इस प्रकार वो जब घर आते हैं शाम को तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर बहुत सारे स्कूटर, मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं और घर में पूरी पार्टी की तैयारी हो रही है। घर में एंट्री करते ही उनका बड़ा बेटा उन्हें एक ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार जो यशोधर बाबू हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे आधुनिक विचारों को अपनाएं। बड़ा बेटा जो भूषण है उनकी ढेर सारी तनख्वाह, यानी कि बहुत ज़्यादा जो तनख्वाह है वो, और अपने वेतन को स्वयं अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करना, उनसे किसी प्रकार की सलाह न लेना, पिता को ड्रेसिंग गाउन भेंट करना और दूध लाने का जो जिम्मा है वो अपने पिताजी को ही सौंपना। इस प्रकार की बातें यशोधर बाबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। वो रिश्तों में करवाहट वो ला देती हैं। उनके बीच में अपना जो परायापन है वो बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार इस पाठ में हम देखते हैं कि समय के अनुसार यशोधर बाबू तो अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो अपने आप को अपने बच्चों की खुशी के अनुसार ढाल लेती है और अपने परिवार के साथ वो खुश है। लेकिन यशोधर बाबू उम्र के इस पड़ाव पर अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं। वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उनमें अकेलेपन की जो भावना है वो कुंठा की तरह बन जाती है। बच्चों पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखते हुए यशोधर बाबू के जो वसूल हैं वो उनके खिलाफ है। उनके बच्चों ने जो उनके लिए सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखी है उसको वो अच्छा नहीं मानते हैं। यशोधर बाबू के वसूलों के वो खिलाफ है। उनका बेटा उन्हें जो गाउन भेंट करता है वह भी उन्हें पसंद नहीं आता है। ये सब उन्हें फिजूल खर्ची लगती हैं। इस प्रकार अपने बच्चों की जो आधुनिकता में ढलने की जो बात है वो उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आती है। इसी प्रकार उनकी जो बेटी है वो जींस टॉप पहनती है, कट स्लीव के वो टॉप पहन रही है जो यशोधर बाबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके लिए वो अपनी पत्नी को भी जिम्मेदार मानते हैं। यशोधर बाबू को ये सारी बातें बुरी लगती हैं और जीवन के इस मोड़ पर वे स्वयं को अपने वसूलों के साथ अकेले पाते हैं। इस प्रकार इस पाठ में मनोहर श्याम जोशी ने ये दर्शाया है कि किस प्रकार पीढ़ियों में अंतराल बढ़ता जा रहा है। जो आधुनिक पीढ़ी है और उनके जो विचार हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ मेल नहीं खाते हैं। अपने पेरेंट्स को किसी प्रकार भी वो
साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं, वो उनको अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों ही पीढ़ियों का जो अंतराल है वो दर्शाया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि यशोधर बाबू तो अपने पत्नी को भी यहाँ पर अपने साथ नहीं पाते हैं। उनकी पत्नी समय के अनुसार अपने आप को बदल लेती है, लेकिन वह परंपरागत विचारों के व्यक्ति हैं, स्वयं को उन विचारों के साथ ही रखना चाहते हैं, परंपरागत मूल्यों को अपनाए हुए हैं, वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाए हुए हैं, उन्हें वो जीवित रखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को अकेला महसूस करते हुए अनुभव कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं खड़ी है। इस प्रकार मनोहर श्याम जोशी ने कथानायक यशोधर बाबू के माध्यम से इस कहानी में पीढ़ी के अंतराल को भली भांति दर्शाया गया है। यह था हमारी जो सिल्वर वेडिंग कहानी है उस पाठ का सार।